प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के 5वें चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 7वें लेक्चर में हमने संयोग और प्रायिकता के बारे में कुछ बेसिक बातें सीख ली थी और आज इसी टॉपिक पर आधारित हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने 7वें लेक्चर में संयोग और प्रायिकता के बारे में मुख्य बातें पढ़ी थी उसको जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में संयोग और प्रायिकता टॉपिक से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें सीखी थी। इनमें सबसे पहले हमने देखा कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, परिणाम क्या होता है और समसंभावित या समप्रायिक परिणाम कौन से होते हैं, घटना किसे कहते हैं और किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम जस्ट 1 मिनट में अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिक्का उछालना एक प्रयोग है, पासा फेंकना ये एक और प्रयोग है। ठीक है, तो अगर हम सिक्का उछालते हैं कोई भी, तो इसको एक यहाँ पर हम प्रयोग मानते हैं और इसकी दो आउटपुट हो सकती है, इसके दो परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से परिणाम हैं कि ये जो है, जिस साइड संख्या लिखी होती है ना इसकी सिक्के की, वो तो होता है पट। क्या होता है? पट। और इससे जो दूसरी साइड जो होती है ना उसको हम बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं? चित्त। चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं और पट को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो अब देखिए कि जैसे हमने सिक्का उछाला, अब चित्त आएगा पट आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो एक ऐसा प्रयोग जिसके ये जो परिणाम हैं इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ऐसा प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। ठीक, और जैसे चित्त और पट जो है इसके क्या है? परिणाम है। ठीक उसी तरह से जैसे हम पासा फेंकते हैं तो पासे में ऊपर संख्या 1 भी आ सकती है, संख्या 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है या 6 भी आ सकती है। तो ये 6 क्या है? पासा फेंकने वाला जो प्रयोग है इसके 6 परिणाम हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब हम पासा फेंकते हैं तब भी हमारा नियंत्रण नहीं है कि ऊपर कौन सी संख्या आएगी। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। ठीक है, और इसी तरह 3, 4, 5 या 6 कुछ भी आ सकती है ऊपर संख्या। तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है यहाँ पर। जब कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसा प्रयोग मैंने क्या बताया? यादृच्छिक प्रयोग बताया। तो पासा फेंकना भी क्या है? एक यादृच्छिक प्रयोग है और ये 6 इसके क्या है? परिणाम हैं। ठीक, अब देखिए कि हम वापस सिक्का उछालने वाले परिणाम पे आ जाते हैं। यहाँ पर सभी परिणाम देखें तो सभी दो परिणाम हैं हमारे पास। कौन कौन से? चित्त और पट। ठीक, अब सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम के प्रकट होने का, यानी प्राप्त होने का, सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम प्राप्त होने के जो संयोग है वो बराबर है। जितना संयोग चित्त आने का है उतना ही संयोग पट आने का है। ठीक, तो जब सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम का प्राप्त होने का संयोग बराबर हो तो ऐसे परिणाम क्या कहलाते हैं? समसंभावित या समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो 6 के 6 परिणाम हैं, इन सभी के सभी यानी प्रत्येक के प्राप्त होने का संयोग क्या होता है? बराबर है। जितना संयोग 1 प्राप्त करने का है उतना ही संयोग 2 प्राप्त करने का, उतना ही संयोग 3 प्राप्त करने का, उतना ही संयोग 4 प्राप्त करने का, उतना ही संयोग 5 प्राप्त करने का और उतना ही संयोग 6 प्राप्त करने का है। तो सभी परिणामों में से प्रत्येक परिणाम का प्राप्त होने का संयोग क्योंकि बराबर है, तो ये परिणाम भी क्या है? समसंभावित या समप्रायिक परिणाम है। ठीक, अब आगे आता है घटना क्या होती है। तो देखिए कि एक परिणाम, कोई भी एक परिणाम प्राप्त होना, जैसे संख्या 1 प्राप्त, जैसे पासा फेंकने पर संख्या 1 प्राप्त होना, ये भी एक घटना है। संख्या 2 प्राप्त होना, ये भी एक घटना है।
संख्या 3 प्राप्त होना ये भी एक घटना, इसी तरह से संख्या 6 प्राप्त होना ये भी एक घटना है। तो एक घटना में एक परिणाम भी हो सकता है, एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सम संख्या प्राप्त होना, पासा फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होना, ये भी क्या है कि घटना है। तो सम संख्या में क्या आ जाएगा, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 3 परिणाम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो घटना में अकेला एक परिणाम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से विषम संख्या प्राप्त करने में 1, 3, 5 ये 3 परिणाम हो सकते हैं, और 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने में 4, 5, 6 ये 3 परिणाम हो सकते हैं। 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने में 1 और 2 ये 2 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी घटना ले सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। अब देखिए कि एक घटना की प्रायिकता जो है, घटना की प्रायिकता ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, और ये सूत्र आप सभी ने याद रखना है कि घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो ये केवल तभी लगेगा जब परिणाम क्या हो, समप्रायिक हो। समप्रायिक नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, और हम हमारे मैथमेटिक्स में ऐसे कोई भी यादृच्छिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं 8वीं क्लास में जिसके परिणाम समप्रायिक ना हो। तो इसका मतलब ये सूत्र आपकी बुक में जितने सम उन सभी पर लगेगा। ठीक है, तो वैसे तो इस एक घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। बाकी अभी प्रश्नावली 5.3 के जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये और अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये कहता है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। कि यहाँ पर देखिए एक पहिया दिया हुआ है, यहाँ पर ABCD 4 अंक लिखे हुए हैं, ए यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि पहिए को घुमाने पर जो परिणाम आप देख सकते हैं, तो पहिए को घुमाएंगे तो परिणाम हमारे पास या A आएगा या B आएगा या C आएगा या D आएगा। ठीक, तो पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम कौन कौन से होते हैं वो हमें लिखने हैं। पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है और D हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट A है तो हम यहाँ पर A लिखेंगे। अब B पार्ट देखिए, B पार्ट में आपको ये कहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो सिक्के पर क्या होता है, या तो हेड होता है या टेल होती है। ठीक है, एक सिक्के की बात कर रहे हैं। तो जब 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो दोनों पर हेड हो सकता है, या पहले पर हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। ये 4 ही परिणाम संभव है। तो हम ये लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। बराबर बराबर में ये लिख देना बस। ठीक है, तो और यहाँ पर ए पार्ट में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी इसमें प्रायिकता वगैरह कैलकुलेट करने पड़ जाए ना, तो कुल परिणाम इसमें 5 लेने, 4 नहीं लेने अपने। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अगर ए प्राप्त करने की बात करें तो ए के अनुकूल परिणाम 2 हो गए, टोटल 5। तो ए की प्रायिकता 2/5 हो जाएगी। लेकिन अभी प्रायिकता की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रायिकता लेनी पड़ जाए, प्रायिकता हमें निकालनी हो, तो
जो कुल संभव परिणाम है वो 4 के बजाय आपने 1 2 3 4 5 लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो ये पूछा है कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या बी सी या डी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो जो संभव परिणाम है वो कौन कौन से होते हैं। संभव परिणाम होता है संख्या 1 2 3 4 5 या 6। ठीक, तो एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। अब पार्ट फर्स्ट का फिर ए पार्ट है। अब ए में पूछता कि एक अभाज्य संख्या। अब देखिए कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 विभाजक हो, केवल और केवल 2 विभाजक हो। ठीक, तो यहाँ पर संख्या 1 जो है एक ऐसी संख्या जिसका सिर्फ एक ही विभाजक है, इसलिए ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक विभाजक होते हैं। क्या होता है कि भाज्य संख्या वो होते हैं जिसके 2 से अधिक विभाजक हो। ध्यान से देखो इस चीज़ को, 2 से अधिक विभाजक हो वो तो होती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके केवल 2 विभाजक हो, केवल 2 विभाजक हो। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो जो संख्या 1 है वो न तो भाज्य वाली परिभाषा सेटिस्फाई कर रही है न ही अभाज्य वाली कर रही है। इसका सिर्फ एक ही विभाजक है, तो न तो विभाज्य है न ही अभाज्य, तो अभाज्य में इसको हम नहीं लेंगे। अब संख्या 2 है, 2 के 2 विभाजक है, एक तो 1 और एक 2। ठीक है, 2 संख्या इसकी विभाजक होगी तो 2 अभाज्य है। इसी तरह से 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। ठीक, और फिर कहता कि एक अभाज्य संख्या नहीं, बी में क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 ये तो अभाज्य है और बाकी अभाज्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो अभाज्य को छोड़ के सारी अभाज्य नहीं में आ जाएगी, 1 4 और 6। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता कि एक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में हम 4 और 6 लिखते, वहाँ पर 1 नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना आपने। ठीक है, अगर यहाँ पर भाज्य संख्या पूछा जाता तो हम 4 और 6 ही लिखते बस। ठीक, फिर 1 किसी भी तरफ काउंट नहीं होता, न अभाज्य की तरफ न भाज्य की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बहुत ही ध्यान से देखना आपने क्या लिखा हुआ है कि पहले में तो अभाज्य पूछ ले, फिर अभाज्य नहीं, यानी अभाज्य को छोड़ के बाकी सारी। ठीक, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड में आगे फिर फर्स्ट ए पार्ट जो है वो कहता है 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ हमारे पास 6 ही है। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या क्या है हमारे पास 6, और 5 से बड़ी संख्या नहीं। बी पार्ट में क्या पूछा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं। तो देखो 5 से बड़ी तो सिर्फ ये एक ही नहीं है, बाकी तो 5 से बड़ी को छोड़ के बाकी सारे लिख दो।
5 से बड़ी एक संख्या 6 है, 6 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक। अब आगे थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में कहता है प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1A वाला जो पहिया है मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख दिया है और यहाँ पर ये सूचक है। अब जैसे पहिए को घुमाते हैं तो ये सूचक जो है वो डी पर रुकेगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए कि ये जो पहिए घुमाने वाला प्रयोग है इसके सभी परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणामों की कुल संख्या। सभी परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 5। ठीक। अब देखिए कि सूचक के डी पर रुकने की घटना के जो परिणाम हैं वो कितने हैं। सूचक के डी पर रुकने के परिणामों की संख्या, के परिणामों की संख्या। डी यहाँ पर कितना है, एक ही बार है, तो डी पर रुकने के परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1। अब देखिए पूछा क्या कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। सूचक का मतलब ये वाली सुई, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे, क्या है, सूचक के डी पर रुकने के परिणामों की संख्या, सूचक के डी पर रुकने के परिणामों की संख्या डिवाइड बाय प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या। सूचक के डी पर रुकने के परिणामों की संख्या कितनी है, 1, और सभी परिणामों की संख्या कितनी है, 5। तो 1/5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब पार्ट बी आपसे पूछा गया है। बी पार्ट में कहता है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो कि जैसे एक गड्डी में जो है कुल 52 पत्ते होते हैं और 52 में से 4 इक्के होते हैं। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक। तो इक्का प्राप्त करने वाले परिणाम तो हो गए 4 और कुल परिणाम हो गए 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52। ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब जैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना एक प्रयोग है, तो प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 52 है, क्योंकि 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 52। ठीक। और एक इक्के के अनुकूल परिणामों की संख्या कह सकते हो, या एक इक्का निकलने के परिणामों की संख्या, एक इक्का प्राप्त करने के परिणामों की संख्या कितनी होगी भाई, 4। तो हम लिखेंगे P एक इक्का,
या आप इसको सीधा लिख सकते हो कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52। इसको कट कर लो, 4 × 4 13 × 52, 1/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट देखिए, मैं यही कर देता हूँ। यहाँ पर कहता है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति में देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सेब है। 7 में से लाल कौन कौन से हैं? लाल है हमारे पास 1 2 3 और 4, 4 लाल हैं। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 4 लाल हैं तो ऊपर तो 4 आएगा, डिवाइड बाय कुल सेब कितने, 3 3 6 और 1 7। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 4/7 होगी। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से देखिए कि प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक सेब निकालना, ये भी एक प्रयोग है। तो यहाँ प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है, 7। और लाल सेब प्राप्त करने के परिणामों की संख्या, लाल सेब प्राप्त करने के परिणामों की संख्या कितनी भाई, 1 2 3 4, ठीक। और पी लाल सेब, यानी लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/7। आप चाहो तो इस तरह से सूत्र भी लिख सकते हो, लाल सेब प्राप्त करने के परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, फिर उत्तर लिखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसके तीनों पार्ट सोल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, एक पर्ची पर एक संख्या, यानी इस तरह से हमने 10 पर्चियां बनाई, एक पे 1 लिख दिया, एक पे 2 लिख दिया, इसी तरह से 10 तक हमने 10 पर्चियां बना ली। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। इन सभी को हमने क्या किया, एक बक्से में रखा और मिला दिया। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, यानी ये एक यादृच्छिक प्रयोग होगा, क्योंकि जो परिणाम निकलेगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी संख्या निकल सकती है। तो कहता है निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए कि घटना के जो कुल परिणाम है उसमें से क्या है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल 10 परिणाम हमारे पास हो गए हैं। ठीक, एक बार सारा सीधा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कि संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 वाला कितने परिणाम है, सिर्फ एक ही परिणाम है, और कुल परिणाम कितने हैं, 10। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/10। अब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की, सेकंड पार्ट में 6 से छोटी, 6 से छोटी, ये सारी 6 से छोटी है, 6 से छोटी पूछे जाए, 6 को खुद को शामिल नहीं करना इसमें। 6 से छोटे वाली 5 संख्याएं होगी, कितनी होगी, 5, और कुल कितनी है, 10। तो 5/10 ये प्रायिकता आ गई, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी में भी 6 शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ हो ना 6 या 6 से बड़ी, फिर 6 शामिल हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा 6 से बड़ी, 6 से बड़ी है तो 7 8 9 या 10, 1 2 3 4, 6 से बड़ी संख्या कितनी है, 4, और कुल संख्याएं कितनी है, 10। तो 4/10 आ गया इसका, 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की 9 संख्याएं हैं, 10 है, 2 अंकों वाली है, तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं, 9, और कुल परिणाम कितने हैं, 10। तो 9/10 जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब समतम समझो कि इसको लिखना कैसे है। तो
लिखने के लिए देखिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारी एक जनरल बात लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेता हूँ इसको मिटा करके कि प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या कितनी है भाई? 10 है। अब फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, संख्या 6 प्राप्त करने के कुल परिणाम, संख्या 6 प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, होने के परिणामों की संख्या। 6 प्राप्त होने के परिणामों की संख्या क्या है? सिर्फ एक है, ठीक। और संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो संख्या 6 प्राप्त होने के परिणाम कितने हैं? एक बटे में टोटल लिखना है हमने, 1/10। इसी तरह से सेकंड पार्ट हम लेंगे, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने के परिणाम या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है? 5। और 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 5 बटे में, देखो 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं? 10, तो बटे में 10 हो जाएगा। इसको कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए लैंग्वेज हमारे पास वही है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, एक संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी देखो हम पहले समझ चुके, 7, 8, 9, 10, ये चारों 6 से बड़ी है। तो ये कितनी है? 4। और यहाँ पर P 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, या P ब्रैकेट में करके, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने? 4, और कुल परिणाम कितने? 10। 2 पे कट जाए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से चौथा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने की कुल परिणाम, एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है? 9। और फिर लिखेंगे एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता,
या पी करके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने 9 और कुल संभव परिणाम कितने 10। तो 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप चारों पार्ट आसानी से सोल्व कर सकते हो और बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख भी सकते हैं। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो पहले देखिए कि हमारे पास ये एक घूमने वाला पहिया है, ठीक, और उसमें 5 त्रिज्यखंड हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, चौथा बनाएंगे 5 हो जाएंगे। ये 5 एक जैसे हैं। यहाँ अगर छोटा बड़ा है तो उसको एक जैसा मान लेना आप। यहाँ पर 3 हरे हैं, 3 तो हरे हैं, 3 ग्रीन हैं, ठीक। एक नीला है यानी एक ब्लू है, एक लाल है, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाला तो क्या है, लाल है, एक नीला है और 3 हरे हैं। ये 1 2 और 3, ये तीनों हरे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या कितनी है 5। अब हरे त्रिज्यखंड पूछा क्या इसने, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्यखंड हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1 2 और 3 पे। ये 3 परिणाम ऐसे हैं जहाँ से हमें हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होगा। तो ये 3 परिणाम हमारे पास हो गए और टोटल हो गए 5। तो हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता कितनी होगी 3/5। चलो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो हमें लिखें यहाँ पर हरा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है कि जैसे इस तरह से अपन त्रिज्याएं बनाई ना, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्याओं के बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है भाई 3। और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता में क्या लिखते हैं कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के अनुकूल 3 है और कुल कितने हैं 5। तो 3/5 आंसर आ गया। अब आगे और भी पूछा कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। अब नीला नहीं होना चाहिए, बस ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी तो 4 बच गए, ये कोई भी हो सकता है। तो नीला न हो घटना के परिणामों की संख्या, नीला न होने की घटना के परिणामों की संख्या। नीला न होने के परिणामों की संख्या क्या है 1 2 3 4, ठीक। और नीला न होने की घटना की प्रायिकता, नीला न होना या नीला न प्राप्त, नीला न होने की घटना की प्रायिकता, या नीला न होने की प्रायिकता सीधा भी लिख सकते हो। तो नीला न होने के अनुकूल कितने हैं 4 और कुल कितने हैं 5। तो इस तरह से 4/5 इसका आंसर आ जाता है। और लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन और भी बच गया, पहले मैंने देखा नहीं इसको। कहता प्रश्न नंबर 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता की ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा प्रश्न 2 पे चल पड़ते हैं, जहाँ पर हमने इसे सोल्व कर रखा, वहाँ से घटनाओं की प्रायिकता लिख देते हैं
और लिखने का तरीका आप समझ गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिखा है या इससे पहले वाले क्वेश्चन को लिखा है, इस तरह से लिखा आप देना, समझा देता हूँ आपको मैं। तो ये हम पहुँच गए सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कहता है कि इन सभी घटनाओं की प्रायिकता, यानी यहाँ पर तो सिर्फ परिणाम पूछे थे सेकंड क्वेश्चन में, अब हमें इनकी प्रायिकता भी पूछ ली है। तो एक पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की कुल संख्या, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणामों, अब यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, परिणामों की संख्या कितनी है, 6 होगी। अब यहाँ देखिए कि जैसे हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहाँ पर तो जैसे हमने ये लिखा कि परिणाम कौन कौन से आए हैं, अब हमें क्योंकि प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम यहाँ परिणामों की संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या प्राप्त करने के परिणामों की संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त करने, अब ये क्वेश्चन सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने के परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। इस तरह से गिन के परिणामों की संख्या लिखनी है, ठीक। और फिर p अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो देखिए अभाज्य संख्या प्राप्त करने के परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक अभाज्य संख्या नहीं के परिणामों की संख्या भी कितनी होगी, 3, और टोटल होगी 6। तो इसका आंसर भी 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप लिख लेना। अब सेकंड का ए पार्ट देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मिक्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5 से बड़ी एक संख्या के परिणामों की संख्या, यहाँ पर 5 से, ठीक है, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, 5 से बड़ी एक संख्या के परिणामों की संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या के परिणामों की संख्या। अब देखो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या है, तो यहाँ परिणामों की संख्या 1 लिखोगे, 6 मत लिख देना यहाँ पर, क्योंकि परिणाम तो एक ही है, संख्या बेशक 6 है ये, ठीक है। परिणामों की संख्या कितनी है, वो 1 है। और फिर 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 1, और कुल संख्या कितनी है, 6, तो 1/6। और इसी तरह से 5 से बड़ी संख्या नहीं के परिणाम है 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो इसका आंसर 5/6 आ जाएगा। लिखने का तरीका यही कि 5 से बड़ी संख्या नहीं के परिणामों की संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है भाई, 5, और 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।